नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा की अन्य शाखा ओपीडी अर्थात ऑब्जेक्टिव प्रश्न धारा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जैसा कि मित्रों, अंतिम कक्षा में हमने इस वाक्य रचना के प्रथम पार्ट को प्रथम भाग को समझने का प्रयास किया, जिसमें हमने देखा कि किस प्रकार से वर्ण वंश शब्द और शब्द से वाक्यों की रचना की और हम अग्रसर हुए और वाक्य रचना में हमने किस प्रकार से वाक्य को बनाने की प्रक्रिया को यहां पर देखने का प्रयास किया कि वाक्य कितने प्रकार के अपने आप में होते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया कि वाक्य के अंग, वाक्य के घटक कौन कौन से होते हैं और किस आधार पर हम इसको समझ सकते हैं। तमाम उदाहरणों के माध्यम से भी उद्देश्य और विधेय को पहचानने का प्रयास किया। उम्मीद है कि आप उस कंसेप्ट को भलीभांति समझ पाए होंगे। उसके तत्पश्चात हमने बात की कि किस प्रकार से वाक्यों के प्रकारों में अर्थ की दृष्टि से 8 प्रकार के वाक्य निकलकर आते हैं। उन 8 ही प्रकारों को यहां पर उनकी प्रकृति, उनकी परिभाषा और उदाहरणों के माध्यम से पुष्ट करने का प्रयास किया। उन 8 ही प्रकारों को जो अर्थ की दृष्टि से इस वाक्य रचना के अंदर हम पढ़ने जा रहे थे। ठीक है, तो अब देखिए मित्रों, उसके पश्चात आज हम अर्थ की दृष्टि से जो वाक्य हैं उनको पढ़ने के पश्चात आज हम यहां पर आपके समक्ष रचना के आधार पर वाक्यों को बताने का प्रयास करेंगे कि जो रचना के आधार पर जो वाक्य के भेद होते हैं वो किस किस प्रकार से रह सकते हैं। उन तीनों ही प्रकारों को जो मुख्यतः रहते हैं, उन तीनों ही प्रकारों को यहाँ पर अलग अलग प्रकृति, परिभाषा, उनको उदाहरणों के माध्यम से पुष्ट करने का प्रयास करेंगे। उसमें कुछ और भी इस प्रकार के प्रकार हैं जो भर्ती परीक्षा के दृष्टिकोण से हमें उनके देखना चाहिए। उन्हें भी यहाँ पर उन विभिन्न प्रकारों के भिन्न प्रकारों को यहाँ पर हम देखने का प्रयास करेंगे, ताकि जो भर्ती परीक्षाएं हैं उनमें जिस प्रकार की जो प्रश्न की क्लिष्टता रहती है, तो तब जाकर इस प्रकार के प्रश्न निकलने की संभावना यहाँ पर बनी रहती है। उन वाक्यों को भी यहाँ पर हम पढ़ने का प्रयास, उनके उदाहरणों का प्रयास करेंगे, उदाहरणों को समझने का प्रयास करेंगे, ताकि इस प्रकार के कंसेप्ट भी आपकी इन परीक्षाओं के लिए उपयोगी साबित हो सके। तो दीजिए मित्रों, आज हम वाक्य रचना की ओर अग्रसर हो रहे हैं, जिसमें हम सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वो अपने आप में वर्ण होती है, और वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं और शब्दों के मेल से वो वाक्य की रचना यहां पर होती है। ध्यान रहे मित्रों कि शब्दों का वो व्यवस्थित एक समूह, एक क्रमबद्ध समूह, जिससे हम अपेक्षित अर्थ, जो भी हम अपेक्षित अर्थ लगाना चाहें, वो अपेक्षित अर्थ पूर्ण रूप से प्रकट हो, उसे हम वाक्य कहते हैं। तो इस प्रकार से वाक्य को हमने घटकों के आधार पर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कर्ता और क्रिया अपने आप में एक मुख्य घटक होते हैं वाक्य के। उसके पश्चात हमने बात की वाक्य के अंग की, उद्देश्य और विधेय को लेकर बात की। अर्थ की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के हो सकते हैं, उन 8 ही प्रकारों को यहां पर देखने का प्रयास किया। अब हम चलते हैं आज के उसी वाक्य रचना के भाग दूसरे की ओर, जिसमें हम बात करेंगे कि वाक्य में वाक्य जो होते हैं वो रचना के दृष्टिकोण से कितने प्रकार के होते हैं और इनमें भी कितने टाइप्स निकलकर सामने आते हैं, जो वाक्यों को जोड़ने या वाक्य के मूल भागों को समझने का हम प्रयास कर सकते हैं। तो लीजिए मित्रों, आज की किस कक्षा का हम आगाज करते हैं वाक्य रचना में भाग 2 की ओर। तो देखिए, यहां पर हम समझ रहे हैं रचना की दृष्टि से या रचना के आधार पर रचना अथवा बनावट की दृष्टि से वाक्य के 3 प्रकार हो सकते हैं। मैंने आपको बताया सबसे पहले कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है और वर्णों के मेल से शब्द व शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। फिर हमने यहां पर बात की वाक्य के घटक की, तत्पश्चात बात की वाक्य के अंग की,
और फिर हमने बात की अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद जो 8 प्रकार के होते हैं, उन 8 प्रकारों को समझा। और तत्पश्चात आज हम बात करने जा रहे हैं रचना की दृष्टि से। मित्रों ध्यान रहे, रचना की दृष्टि से कई बार भर्ती परीक्षाओं में इस प्रकार के प्रश्न भी आ सकते हैं कि अर्थ की दृष्टि पर वाक्य के कितने प्रकार है। तो उसमें आपके सामने अलग अलग ऑप्शन आ जाएंगे, 8 आ जाएगा, 5 आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे, ठीक है ना। तो हमें वहां पर 8 प्रकारों को चुनना है अर्थ के दृष्टिकोण से, ठीक है। और रचना के आधार पर यदि सुने तो हम 3 प्रकार यहां पर माने जाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ बुनियादी प्रश्न है, इनका भी हमें ध्यान होना चाहिए। फिर देखिए वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, इसमें सबसे पहले होता है सरल वाक्य। क्या होगा? सरल वाक्य। उस सरल वाक्य को प्रकार, देखो प्रकार इसके 3 है, सरल, संयुक्त और मिश्र। जिसमें हम सबसे पहले इसके प्रथम टाइप को पढ़ रहे हैं, फर्स्ट टाइप को पढ़ रहे हैं, प्रथम प्रकार को पढ़ने जा रहे हैं। इसका नाम है सरल वाक्य, जिसे हम साधारण वाक्य भी कहेंगे। क्या कहेंगे? साधारण वाक्य भी कहेंगे। जिन वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय रहता है। मैंने कहा था आपको कि वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य हमेशा कर्ता होता है और कर्ता के बारे में जो कुछ भी कहा जाए वो अपने आप में विधेय कहलाता है। तो ध्यान रहे कि साधारण या सरल वाक्य में क्या होगा कि एक उद्देश्य हो और एक विधेय हो। अगर ऐसी कंडीशन बन रही है उस वाक्य में तो वो सीधा सा सरल वाक्य का उदाहरण है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। फिर देखिए इसके कुछ एग्जाम्पल है। विद्यार्थी पढ़ते हैं, बालक रोता है, मोहन गेंद खेल रहा है, सुरेश आ रहा है, मुकेश पढ़ा रहा है, ठीक है ना। इस प्रकार से जहां पर एक उद्देश्य और एक विधेय उपस्थित हो और वहां पर जो है स्थिति वो साधारण वाक्य की रहेगी, या हम इसे सरल वाक्य भी कह सकते हैं। यह है एक सामान्य तौर पर, आम तौर पर एक सरल वाक्य की परिभाषा। अब हम चलते हैं इसके दूसरे टाइप का। और रचना की दृष्टि से पहला प्रकार हम पढ़ चुके हैं सरल वाक्य। अब हम दूसरा टाइप पढ़ रहे हैं इसका संयुक्त वाक्य। तो देखिए इन कंसेप्ट को ध्यान में रखना है, इन चीजों को ध्यान में रखना है कि कहां पर कौन कौन सी चीजें, कौन कौन सी पहचान है इनकी, जिनके आधार पर हम ये प्राप्त कर सकते हैं, ये पता कर सकते हैं, ये जानकारी जो है पता कर सकते हैं कि किस प्रकार से कौन से पहचान चिन्हों के आधार पर हम यहाँ पर ये पता कर पाए कि सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है या मिश्र वाक्य। तो वो कुछ पहचान चिन्ह मैं यहाँ पर आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं, उनको आप देखें, पढ़े और बार बार उनका अभ्यास करते हैं। ऐसे पहचान चिन्ह उन वाक्यों में ढूंढे ताकि आप सरल, संयुक्त या मिश्र वाक्य की पहचान कर पाए। तो देखिए सेकेंड प्रकार है इसका संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य जिन वाक्य में 2 या 2 से अधिक साधारण वाक्य, साधारण वाक्य मीन्स सरल वाक्य, जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय हो, उसमें 2 या 2 से मतलब कि कंपलसरी है, अनिवार्य रूप से उसमें 2 वाक्य का होना जरूरी है। मित्रों ध्यान रहे यहां पर 2 या 2 से अधिक साधारण वाक्य। समुच्चय बोधक अवयव, देखो समुच्चय बोधक मतलब कि ये वर्ड तथा, एवं, पर, परंतु, किंतु, लेकिन, या, अथवा, इसलिए, अगर 2 या 2 से अधिक वाक्य हैं और इन समुच्चय बोधक अव्यय, अव्यय समझते हो ना, जो लिंग वचन कारक तथा किसी भी टाइप के प्रकार से जो है वो चेंज ना हो, परिवर्तन ना हो, उसे हम अव्यय कहते हैं। इन अव्ययों के द्वारा उन 2 या 2 से अधिक वाक्यों को आपस में इनका जुड़ाव है या वो जुड़े हुए हैं, ऐसी स्थिति में के द्वारा जुड़े हो उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। और, तथा, परंतु, वह, इस प्रकार से, एवं, या, अथवा, इसलिए, ये सारी चीजें अगर बीच में है 2 वाक्यों के बीच में, या 2 से 2, ये 2 या 2 से अधिक वाक्यों के बीच में, तो वहां पर वो संयुक्त वाक्य का एग्जाम्पल रहेगा। मित्रों इस बात की विशेष जानकारी रहे, जो यहां पर समुच्चय बोधक अव्यय से आपस में जुड़े हो 2 या 2 से अधिक वाक्य। जैसे फिर देखिए इसकी और विशेषता है कि संयुक्त वाक्य में प्रयुक्त वाक्य अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। जो 2 वाक्य वहां पर उपस्थित है, सर्वप्रथम हमने कंडीशन बात की कि संयुक्त वाक्य में क्या होगा कि अपने आप में 2 या 2 से अधिक जो भी सरल वाक्य वहां पर उपस्थित होंगे उसमें एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, लेकिन वो 2 या 2 से अधिक हो और समुच्चय बोधक अवयव से आपस में जुड़े हो, वो प्रत्येक सरल वाक्य या साधारण वाक्य अपने आप में स्वतंत्र होता है, बस उनको अवयव से जोड़ दिया जाता है। ठीक है, यहां तक पढ़े। इसके पश्चात हम इसके और भी एग्जाम्पलों के माध्यम से इसको पुष्ट करने का प्रयास करते हैं। एक बार देख लें फिर अपन आगे चलते हैं, ठीक है ना।
अब देखिए मित्रों, संयुक्त वाक्य को हम पढ़ने का प्रयास करते हैं यहां पर। जैसे कि देखिए, संयुक्त वाक्य के एग्जाम्पल पे देखते हैं कि जैसे आप चाय लेंगे या कॉफी। एक और एग्जांपल कि पहला प्रश्न करो अथवा दूसरा। इस तरह से यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि दो या दो से अधिक वाक्य यहां पर हैं और दोनों ही समुच्चय बोधक अवयव से आपस में जुड़े हैं, अर्थात ऐसी कंडीशन में वो संयुक्त वाक्य के एग्जाम्पल रहेंगे। पहला प्रश्न करो अथवा या। अभी देखो, आप चाय लेंगे या कॉफी। अब इसमें प्रत्येक वाक्य जो है अपने आप में स्वतंत्र है और किसी न किसी अवयव से वो आपस में जुड़ा है। तो इस प्रकार के वाक्य जो इन समुच्चय बोधक अवयव से आपस में जुड़े हो और अपने आप में स्वतंत्र हो, ऐसे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। और सरल वाक्य जो है जिसमें हमेशा ध्यान रहे कि एक जो है उद्देश्य रहेगा और एक विधेय रहेगा, ऐसी कंडीशन में वो साधारण वाक्य का एग्जाम्पल रहता है। देख लें, अब चलते हैं हम आगे। हम बात कर रहे थे संयुक्त वाक्य की, इसी की प्रकृति और परिभाषा और कुछ और इसकी विशेष कंसेप्ट है, उसको देखने का प्रयास करते हैं। इनका अर्थ समझने के लिए दूसरी उपवाक्य पर आश्रित नहीं होना पड़ता। ऐसे वाक्य में आए उपवाक्य समाधानीकरण उपवाक्य कहलाते हैं। अब देखिए, इनका अर्थ समझने के लिए दूसरे उपवाक्य पर आश्रित नहीं होना पड़ता। मतलब कि जब आप एक वाक्य को पढ़ रहे हैं तो उसमें दूसरे वाक्य पर आपको आश्रित रहने की आवश्यकता नहीं है, वो अपने आप में जो है वो समझ में आ जाएगा। आप चाय लेंगे या कॉफी। अब आप चाय लेंगे तो इस सेंटेंस को समझने के लिए कॉफी शब्द को समझने की आवश्यकता नहीं है, अपने आप में आप उस एक वाक्य को स्वतंत्र रूप से समझ सकते हैं, आश्रित नहीं है वो, कहने का मतलब। ठीक है, ऐसे वाक्य उपवाक्य समानाधिकरण वाक्य कहलाते हैं। उपवाक्य का मतलब कि इनको उपवाक्य भी कह सकते हैं। ठीक है, फिर देखो, जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है और राधा पत्र लिखती है। बादल छाए और वर्षा होने लगी। आप पहुंचे और रेलगाड़ी जो है वो चल पड़ी। इस प्रकार से इन प्रकार के वाक्य जो होते हैं वो अपने आप में संयुक्त वाक्य रखते हैं और ये प्रत्येक वाक्य अपने आप में दोनों ही स्वतंत्र हैं। बादल छाए, वर्षा होने लगी, स्वतंत्र है। एक वाक्य दूसरे वाक्य पर जो है वो यहां पर किसी भी प्रकार से डिपेंड नहीं है, आश्रित नहीं है। ठीक है, जैसे देखो, पहला प्रश्न करो अथवा दूसरा। तो इस प्रकार से ये सेंटेंस यहाँ पर संयुक्त वाक्य के हैं और दोनों ही वाक्य अपने आप में स्वतंत्र है। इनको एक वाक्य को समझने के लिए दूसरे वाक्य पर आश्रित रहने की आवश्यकता नहीं है। तो लीजिए, ये था आपके संयुक्त वाक्य के एग्जाम्पल। अब इसके एक कंसेप्ट को और समझ सकते हैं कि संयुक्त वाक्य को बनाने वाले वाक्य एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते, अतः इन्हें समानाधिकरण वाक्य भी कहते हैं। ध्यान रखना कि संयुक्त वाक्य को समानाधिकरण वाक्य भी कहते हैं। समानाधिकरण वाक्य भी जो है मित्रों कह सकते हैं। और समानाधिकरण वाक्य समुच्चय बोधकों द्वारा जुड़े होते हैं। इन समुच्चय बोधकों के चार भेदों के कारण संयुक्त वाक्य भी चार प्रकार के माने जाते हैं। इसलिए ध्यान रखें कि ये समानाधिकरण अव्यय, मतलब कि और, परंतु, एवं, अथवा, या, ये जो है एक समुच्चय बोधक अव्यय है जिनसे दो वाक्यों को हम आपस में जोड़ते हैं। अब यहां पर देखिए कि जो ये संयोजक है, जो ये समुच्चय बोधक के चार भेद होते हैं, उन चार भेदों के कारण हम संयुक्त वाक्य को भी चार प्रकार के मानते हैं। अब वो कौन से प्रकार है? जो समुच्चय भेद के चार भाग भी हैं और संयुक्त वाक्य के प्रकार भी चार है। तो देखिए, सबसे पहला है संयोजक। संयोजक शब्द या संयोजक अव्यय, ठीक है ना, उनको हम यहां पर किस प्रकार से जो है संयुक्त वाक्य का पहला प्रकार मानते हैं। तो देखिए इसकी परिभाषा कि इनमें एक वाक्य दूसरे के साथ संयोजक समुच्चय बोधक द्वारा जोड़ा जाता है। संयोजक, अब संयोजक कौन से शब्द होंगे?
अव्यय है वो, और किस प्रकार से वो संयोजक के रूप, संयोजकता के रूप में, जुड़ाव के रूप में कार्य करता है। तो देखिए और, तथा, एवं का प्रयोग होता है। ये शब्द जो है वो संयोजक है, ध्यान रखें। और, तथा, एवं, ये सभी क्या है, संयोजक है। ये अपने आप में संयोजक है और किस तरीके से काम करते हैं देख ले इसे, फिर आगे चलते हैं। अब इन्हें और आगे पढ़ने का प्रयास करते हैं हम। अब देखिए मैं यहां पर अविरोध प्रदर्शक और इस सेकेंड टाइप को पढ़ने से पहले एक यहां पर एग्जांपल बताऊंगा आपको संयोजक का, किस तरह से कार्य करता है। कि स्नान करने से शरीर शुद्ध होता है और सत्य से मन। इस प्रकार ये और जो है, ये और अपने आप में क्या है मित्रों, संयोजक है। क्या है, संयोजक। ये दोनों ही प्रकार के इन संयुक्त वाक्य जो है, यहां पर दो अलग अलग प्रकार के वाक्य हैं और किसी न किसी संयोजक से आपस में जुड़े हैं और दोनों ही अपने आप में स्वतंत्र हैं। स्नान करने से शरीर शुद्ध होता है, अपने आप में ये स्वतंत्र वाक्य है। और सत्य से मन, तो और जो है यहां पर एक संयोजक है जो दोनों को वाक्यों को जोड़कर एक विशेष वाक्य का निर्माण करने जा रहा है। इसे हम संयोजक प्रकार कह सकते हैं, जो संयुक्त संयोजक वाक्य हो सकता है। अब हम चलते हैं यहां पर विरोध दर्शक, मतलब कि दूसरे टाइप के और संयुक्त वाक्य का जो दूसरा टाइप से उसको पढ़ने का प्रयास करते हैं। विरोध दर्शक, देखिए जो विरोध को दर्शाता है, इनमें वाक्य का एक दूसरे से भेद या विरोध का संबंध होता है, मतलब कि दोनों ही वाक्यों में कहीं ना कहीं जो है विरोध का आभास होता है। देखिए जैसे मैंने उसे बहुत समझाया परंतु वह नहीं माना, वह नालायक है फिर भी उसे नौकरी मिल गई। देखिए यहां पर कहीं ना कहीं आपको विरोध या भेद, विरोध का संबंध जो है, विरोध एक विरोध का आभास हो रहा है और विरोध का संबंध रह रहा है कि मतलब कि एक वाक्य दूसरे वाक्य का जो वो विरोध कर रहा है, ठीक है ना, उसके अगेंस्ट में है वो। जैसे कि एक और सेंटेंस यहां पर देखते हैं कि प्रिय बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए पर असत्य नहीं। ठीक है ना, तो यहां पर जो पर शब्द है ये अपने आप में एक विरोध दर्शक जो है वो विरोध दर्शक शब्द बनकर अवय निकल कर सामने आ रहा है। तो ये भी संयुक्त वाक्य का एक दूसरा टाइप यहां पर है मित्रों। फिर देखिए विकल्प सूचक, तीसरा टाइप संयुक्त वाक्य का विकल्प सूचक, जिसमें देखिए जिस वाक्य में दो स्थितियों के बीच विकल्प सूचक समुच्चय बोधक का प्रयोग होता है, विकल्प ऑप्शन, ठीक है ना, वह विकल्प सूचक संयुक्त वाक्य होता है। जैसे तुम नहीं जा सकते तो मोहन को भेज दो, तुम नहीं जा सकते तो यहां पर जो है वो मोहन को भेज दो, या तो रेलगाड़ी से चले जाओ या बस से। यहां पर कहीं ना कहीं विकल्प दिए जा रहे हैं, अर्थात ऐसी कंडीशन में वह विकल्प सूचक संयुक्त वाक्य मित्रों होता है। ठीक है ना, ये तीसरा टाइप है यहां पर संयुक्त वाक्य का। जो समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं उनमें भी चार प्रकार होते हैं, उसी प्रकार से हम यहाँ पर संयुक्त वाक्य को भी प्रकारों को उनके आधार पर देखने का प्रयास करें। तीसरा टाइप है विकल्प सूचक। यहाँ पर हम तीन टाइप पढ़ चुके हैं, सबसे पहले संयोजक पढ़ा, फिर हमने पढ़ा विरोध दर्शक और अब पढ़ रहे हैं विकल्प सूचक, जिसको उदाहरण के माध्यम से भी हमने पोस्ट किया। या इसे विभाज्य सूचक वाक्य भी कह सकते हैं। ठीक है ना, विकल्प सूचक को ध्यान रहे, विभाज्य सूचक, विभाज्य संयुक्त वाक्य भी कह सकते हैं। फिर देखिए
नेक्स्ट है परिणाम बोधक या हेतु सूचक, क्या कारण रहा ऐसा, ठीक है। तो देखिए इनमें एक वाक्य दूसरे का परिणाम होता है, मतलब कि सबसे पहली शर्त तो यही है कि दो वाक्य का होना चाहिए, दो या दो से अधिक वाक्य हो सकता है। तो यहां पर जो दो वाक्य आएंगे इनमें एक वाक्य का परिणाम जो है दूसरे वाक्य में देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो देखो यह अव्यय पहले उपवाक्य तथा उसके परिणाम का संकेत करने वाले अन्य उपवाक्यों को परस्पर जोड़ते हैं, ठीक है ना। मतलब कि अव्यय पहले तो उपवाक्य तथा उसके परिणामों को संकेत करने वाले अन्य उपवाक्यों को आपस में जोड़ने का प्रयास करता है। जैसे कि देखो आज मैं बहुत थका हूं इसलिए तुम्हें पढ़ा न सकूंगा। ध्यानपूर्वक सुनो अन्यथा पाठ समझ में नहीं आएगा। मतलब कि एक सेंटेंस यहां पर जो कहा जा रहा है उसका परिणाम जो है दूसरे में यहां पर निकलकर सामने आ रहा है। ऐसी स्थिति में वह हेतु सूचक या परिणाम बोधक संयुक्त वाक्य का एग्जाम्पल जो मित्रों रहेगा। पैर में चोट है इस कारण मैं दौड़ नहीं पाऊंगा, ठीक है ना। तो ये एक कारण बन रहा है, उसका परिणाम निकलकर सामने आ रहा है कि इस चोट के कारण वो जो है वो नहीं दौड़ पाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में ध्यान रहे कि परिणाम बोधक का वो एग्जाम्पल जो है वो मित्रों रहता है। तो देखो आज मैं बहुत थका हूं इसलिए, अब इसलिए कि हाँ यहाँ पर एक अव्यय है और आपस में ये परिणाम बोधक, मतलब कि इस बात इसका कारण के निकाल जो परिणाम निकल के सामने आ रहा है वो सेकंड में आएगा। तो ऐसी कंडीशन में परिणाम बोधक संयुक्त वाक्य का वो एग्जाम्पल जो है मित्रों रहेगा। देख लें इसे, फिर आगे चलते हैं। इस प्रकार मित्रों यहां पर हम तीन टाइप्स पढ़ चुके हैं, चार टाइप पढ़ चुके हैं संयुक्त वाक्य के, जो चारों प्रकार बनते हैं, जो समुच्चय बोधक अव्यय के भी टाइप है और संयुक्त वाक्य के भी टाइप निकल के सामने आ रहे हैं। उन्हें हमने परिभाषा, प्रकृति और उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास किया। अब हम चलते हैं आगे मिश्र वाक्य। देखिए रचना की दृष्टि से हमने बात की है, यहां पर मित्रों ध्यान रहे, रचना की दृष्टि से रचना के आधार पर पहला वाक्य पढ़ा हमने सरल वाक्य, और दूसरा हमने पढ़ा संयुक्त वाक्य। ठीक है, अब ये तीसरा प्रकार है मिश्र वाक्य। सरल वाक्य में तो एक उद्देश्य एक विधेय है तो वो सरल वाक्य है। संयुक्त वाक्य में दो या दो से अधिक वाक्य होंगे और वहां पर संयोजक, विरोध दर्शक, परिणाम बोधक, विकल्प सूचक, इस प्रकार के अवयव का प्रयोग होगा और अलग अलग कंडीशन में वो संयुक्त वाक्य के एग्जाम्पल रहेंगे। उन्हें भी हमने समझने का प्रयास किया। ठीक है, अब हम चल रहे हैं तीसरे टाइप रचना के आधार पर मिश्र वाक्य की ओर। देखिए मिश्र वाक्य की परिभाषा को समझने का प्रयास करते हैं, तत्पश्चात इसको उदाहरणों के माध्यम से पुष्ट करते हैं। जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य हो तथा अन्य एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्यों से उससे जुड़े हो मिश्र वाक्य होता है। मतलब कि एक तो प्रधान उपवाक्य होगा, एक तो प्रधान उपवाक्य होगा और उससे जुड़े हुए अन्य एक या एक से अधिक उपवाक्य हो सकते हैं जो उससे जुड़े होंगे। मतलब कि एक प्रधान उपवाक्य और बाकी सब आश्रित उपवाक्य होंगे जो उस पर जुड़े होंगे। ठीक है ना, उसे हम क्या कहेंगे, मिश्र वाक्य कहेंगे। क्या कहा, एक प्रधान उपवाक्य होता, अन्य एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य उससे जुड़े हो, उसे हम मिश्र वाक्य कहते हैं। फिर देखिए इनमें मुख्य या प्रधान उपवाक्य प्राय साधारण वाक्य ही होता है। मतलब कि लगभग जो मुख्य वाक्य होगा, जो प्रधान उपवाक्य होगा, वो सामान्यतः जो है वो एक सरल वाक्य का ही एग्जाम्पल रहता है। यह स्वतंत्र होता है तथा अपने आप में पूर्ण होने के कारण अपना अर्थ स्वयं स्पष्ट करता है। मतलब अपने आप में पूर्ण होता है। मैंने कहा वाक्य किसे कहते हैं कि ऐसा एक शब्दों का व्यवस्थित समूह जो अपेक्षित अर्थ को पूर्णतया प्रकट करता है, उसे हम वाक्य कहते हैं। तो वो सारी ही समता, सारी योग्यता उस वाक्य में रहती है जो प्रधान उपवाक्य में रहती है, कि उसको किसी की आवश्यकता नहीं होती, वो अपने आप में पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है और अपेक्षित अर्थ को प्रकट कर देता है। ऐसी स्थिति में हम इसे प्रधान उपवाक्य कहेंगे। तो देखिए
अपने आप में पूर्ण होने के कारण अपना अर्थ स्वयं स्पष्ट करता है। अन्य आश्रित वाक्य प्रधान उपवाक्य की पुष्टि या समर्थन या विस्तार करते हैं। मतलब कि उसके अलावा जो भी उससे जुड़े हुए आश्रित उपवाक्य हैं वो इस बात का विस्तार करते हैं। क्या करते हैं? विस्तार करते हैं या उसका समर्थन करते हैं। ऐसे वाक्यों को हम आश्रित उपवाक्य कहेंगे। जैसे अब इसके उदाहरण को समझने से पहले कुछ इसके पहचान चिन्ह हैं। उन पहचान चिन्हों के आधार पर आप मिश्र वाक्य को पहचान सकते हैं। जिस प्रकार संयुक्त वाक्य में हमने देखा कि समुच्चय बोधक अवयव और, तथा, परंतु, या, अथवा, ठीक है ना, एवं, उनके आधार पर हम संयुक्त वाक्य को समझ सकते हैं। इसी तरह से मिश्र वाक्य को समझने के भी कुछ पहचान चिन्ह है। उन विशेषताओं के आधार पर हम मिश्र वाक्य को समझ सकते हैं, पहचान से समझ सकते हैं कि ये मिश्र वाक्य का एग्जाम्पल रहेगा। तो देखिए वो कौन से ऐसे चिन्ह हैं। मिश्र वाक्य के आश्रित उपवाक्य प्राय जो आश्रित वाक्य होंगे, पहले तो एक सरल वाक्य होगा, अब उससे जुड़े हुए जो आश्रित उपवाक्य हैं वो किससे जुड़े होंगे। तो देखिए कि, जो, जहां, ताकि, क्योंकि, जहां, जब, जिसने आदि। अब ये जहां पर आपको शब्द दिखाई दे और एक प्रधान वाक्य हो और उसके आधार पर उससे सभी जुड़े हो, उसके आधार पर जुड़े हो, वो अपने आप में मिश्र वाक्य का एग्जाम्पल जो मित्रों रहता है। व्याधिकरण समुच्चय बोधक अवयव से जुड़े हो, क्या कहते हैं इसे? वो तो थे समुच्चय बोधक, कौन से? और, तथा, परंतु, और, तथा, परंतु, अथवा, या, वो सब कौन से थे? समुच्चय बोधक अवयव थे। अब ये है यहां पर व्याधिकरण समुच्चय बोधक अवयव। ध्यान रहे कौन से? व्याधिकरण समुच्चय बोधक अवयव। वो थे समानाधिकरण, ये है व्याधिकरण। ठीक है। जैसे मोहन ने कहा कि वह दिल्ली जा रहा है। मोहन ने कहा कि वह दिल्ली जा रहा है। वह पुस्तक कहां है? वह पुस्तक कहां है जो, वह पुस्तक कहां है जो आप कल लाए थे। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमने देखा कि व्याधिकरण और समुच्चय बोधक अवयव से जुड़े होते हैं और उनमें इस प्रकार के सेंटेंस रहेंगे जहां पर आपको देखो कहा कि वह पुस्तक कहां है जो, अर्थात ये ऐसे व्याधिकरण यहां पर समुच्चय बोधक अवयव है जिसके बेसिस पे हम पता कर सकते हैं कि ये मिश्र वाक्य का एग्जाम्पल है। ठीक है। अब देखिए, जो मेहनत करता है, जो मेहनत करता है वह सफल होता है। इस प्रकार से ये देखो, जो मेहनत करता है वह सफल होता है। इस प्रकार से हम यहां पर जो है आश्रित उपवाक्य को देख सकते हैं और प्रधान उपवाक्य का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है ना। तो देखो, जो मेहनत करता है वो अपने आप में ये प्रधान है और ये जो है वह सफल होता है, ये अपने आप में आश्रित उपवाक्य रहता है। ठीक है मित्रों। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये जो है मिश्र वाक्य के एग्जाम्पल रहेंगे और इस प्रकृति के बेसिस पे, इस परिभाषा के आधार पर, इन उदाहरणों के माध्यम से, इन पहचान चिन्हों के माध्यम से हम मिश्र वाक्य की पहचान कर सकते हैं। देख लें इसे, फिर आगे चलते हैं। इस प्रकार से मित्रों यहां पर हमने देखने का प्रयास किया कि किस प्रकार से तीनों ही टाइप्स को हमने पढ़ा, सरल, संयुक्त और मिश्र। अब हम चलते हैं इसके आगे कंसेप्ट को देखते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है कि प्रधान उपवाक्य तथा आश्रित उपवाक्य। अब प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य में आप किस प्रकार से पहचान कर सकते हैं कि पहचान, प्रधान उपवाक्य वह उपवाक्य होता है, हमेशा प्रधान उपवाक्य जो है मुख्य वाक्य जो भी कह सकते हैं इसे, या उपवाक्य है, आश्रित उपवाक्य कौन से हैं, उनको भी किस प्रकार से हम समझ सकते हैं, उनको भी किस प्रकार से उनको पहचाना जा सकता है, उसकी भी प्रकृति, परिभाषा और उदाहरणों के माध्यम से उसको देखने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, प्रधान उपवाक्य तथा आश्रित उपवाक्य की पहचान। तो प्रधान उपवाक्य वह उपवाक्य होता है जिसकी क्रिया मुख्य होती है, मुख्य क्रिया इसकी रहे। आश्रित उपवाक्यों का प्रारंभ
प्राय, की, जो, जैसे, यदि, ताकि, क्योंकि। अब जो भी आश्रित उपवाक्य होंगे, ध्यान रहे, आश्रित उपवाक्य, जो आश्रित उपवाक्य होंगे वो हमेशा कि, जो, जैसे, यदि, ताकि, क्योंकि आदि से होता है। तो ध्यान रहे कि, जो, जैसे, क्योंकि, इस प्रकार के यदि शब्द वाक्य से पहले ये शब्द लगे हुए तो वो हमेशा आश्रित उपवाक्य के एग्जाम्पल रहेंगे। इनको इस तरह से पहचानना है। फिर देखिए, मिश्र वाक्य का सरल वाक्य में रूपांतरण करने पर जो क्रिया वाक्य के अंत में बनी रहेगी वह प्रधान उपवाक्य होगा। क्या कहा? मतलब कि सरल वाक्य में रूपांतर, मिश्र वाक्य को सरल वाक्य में जब रूपांतरण करेंगे उसका, तो जो क्रिया वाक्य के अंत में बनी रहेगी वह प्रधान उपवाक्य होगा। जो अंत में क्रिया होगी वो प्रधान उपवाक्य रहता है। ठीक है ना? इस प्रकार से इसको पहचान सकते हैं। एक एग्जांपल से इसको समझते हैं कि मोहन परिश्रम करता तो अवश्य सफल होता। ठीक है? इसका सरल वाक्य इस प्रकार बनेगा कि मोहन परिश्रम करने पर अवश्य सफल होता। अब देखिए, ये एक यहां पर जो है एक मिश्र वाक्य है कि मोहन परिश्रम करता तो, अब ये व्याधिकरण यहां पर समुच्चय बोधक अव्यय है, इसे मोहन परिश्रम करता तो, अब ये हो गया प्रधान, और इससे जुड़ा हुआ जो वाक्य अवश्य सफल होता है ये अपने आप में उपवाक्य बन गया क्योंकि इनसे जुड़ा है। ठीक है ना? अब इसका सरल वाक्य किस प्रकार से करेंगे? तो मोहन परिश्रम करने पर अवश्य सफल होता। ठीक है? ये तो यहां पे हटा दिया और करने पर अवश्य सफल होता। ठीक है? तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इस वाक्य के अंत में सफल होता क्रिया है। सफल होता क्या है? एक क्रिया है। अतः अवश्य सफल होता एक प्रधान उपवाक्य भी है, क्योंकि वो प्रधान, एक वाक्य की जो संपूर्ण क्रिया वो अंत में नजर आ रही है वो प्रधान उपवाक्य का रूप ले लेगी, जैसा कि हमने परिभाषा में पढ़ा। इस प्रकार यह स्पष्ट हो गया कि जिस वाक्य की क्रिया वाक्य के अंत में बनी रहती है वह प्रधान उपवाक्य रहता है। जिसके भी अंत में जिसकी क्रिया बनी रहेगी वो अपने आप में क्या होगा? प्रधान उपवाक्य जो है वो मित्रों रहेगा। जैसे कि जब वर्षा होती है तब किसान खुश होते हैं। ओके, इसको हम सही कर ले कि वर्षा होती है, वर्षा होने पर किसान खुश होते हैं। इस तरीके से हमने इसे, ये जो है अपने आप में सरल हो गया और ये जो है अपने आप में एक मिश्र वाक्य रह गया। अब खुश होते हैं अंत में क्रिया है, अर्थात इस तरीके से यहां पर वो एक प्रधान वाक्य के रूप में कार्य करता है। देख लें इसे, फिर आगे चलते हैं। तो इस प्रकार से हमने यहां पर प्रधान वाक्य, प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य की पहचान इस उदाहरण के माध्यम से, इसकी प्रकृति और परिभाषा के माध्यम से इसको देखने का प्रयास किया। और हम चलते हैं आगे। उपवाक्य, यहां पर हमने पहले बात की प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य की। अब हम बात करते हैं कि उपवाक्य किसे कहेंगे। उपवाक्य को पहचानने का प्रयास करते हैं कि उपवाक्य की क्या परिभाषा रहेगी। तो देखिए, जब किसी वाक्य में एक से अधिक वाक्य का प्रयोग किया जाए, मतलब कि एक से अधिक वाक्य हो, ओके, तथा वे सब किसी न किसी योजक से जुड़े हो, मतलब कि दोनों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई योजक शब्द होते हैं, उन योजकों से वो आपस में जुड़े हो, वे सब वाक्य न रहकर उपवाक्य कहलाते हैं। मतलब कि यदि वो योजक से जुड़े हैं तो वो वाक्य नहीं कहला के क्या कहलाएंगे? उपवाक्य। जैसे कि वाक्य के तीन भेद होते हैं। अब एक तो होता है, अब सबसे पहले तो उपवाक्य की परिभाषा दे दी। अब इन वाक्य के, उपवाक्यों के तीन भेद होते हैं, इसमें स्वतंत्र वाक्य, प्रधान वाक्य और आश्रित उपवाक्य।
आश्रित उपवाक्य तो हम समझ चुके हैं। अब स्वतंत्र उपवाक्य और प्रधान उपवाक्य किस प्रकार से रहेंगे, तो देखिए सबसे पहले स्वतंत्र उपवाक्य, जब वाक्य किसी पर आश्रित न होकर अपने आप में स्वतंत्र होता है। हमने स्टार्ट में जब देखा संयुक्त वाक्य में, तो मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से दो वाक्य जुड़े हो और दो या दो से अधिक वाक्य जुड़े हो, आपस में वो स्वतंत्र हो, एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, तो अपने आप में वो स्वतंत्र रहता है। वो अपने आप में क्या कहलाएंगे, स्वतंत्र उपवाक्य। क्या कहलाएंगे, स्वतंत्र उपवाक्य। ठीक है, तो देखिए उसे स्वतंत्र उपवाक्य कहते हैं। जैसे दशरथ के 4 पुत्र थे और चारों पुत्रों पर उनका समान स्नेह था। अब ये दशरथ के 4 पुत्र थे, ये अपने आप में पूर्ण एक कह सकते हैं कि पूर्ण अर्थ प्रकट करने वाला एक स्वतंत्र उपवाक्य है, जो किसी पर भी आश्रित नहीं है। तो इस प्रकार से इस प्रकार के वाक्य जो है वो स्वतंत्र उपवाक्य कहलाते हैं। ठीक है, इसमें दशरथ के 4 पुत्र थे, यह स्वतंत्र समानाधिकरण वाक्य है मित्रों। ठीक है ना, जिस प्रकार से हमने देखा कि आप चाय लेंगे या कॉफी, तो आप चाय लेंगे अपने आप में एक स्वतंत्र वाक्य है। ठीक है ना, तो इस तरह से इसे हम स्वतंत्र उपवाक्य भी कह सकते हैं। अब देख लें इसे, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट है मित्रों प्रधान उपवाक्य। सबसे पहले हमने यहां पर देखिए उपवाक्य को देखने का प्रयास किया कि उपवाक्य किस तरीके से रहेगा। तो उपवाक्य जो है यहां पर 3 प्रकार के रहते हैं, इसमें स्वतंत्र उपवाक्य, प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य। अब हम पढ़ रहे हैं, हम लोग यहां पर सबसे पहले जो है आपके समक्ष देखिए कि स्वतंत्र वाक्य को उपवाक्य को समझ चुके हैं। अब हम चल रहे हैं प्रधान उपवाक्य की ओर, कि मिश्र वाक्य के मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय से जो वाक्य बनता है, मतलब एक सेंटेंस में जो वहां मुख्य उद्देश्य है उसका और मुख्य विधेय, उसके विशेष पे बना हुआ जो वाक्य होगा वो अपने आप में कैसा रहेगा, प्रधान उपवाक्य रहेगा। जैसे कि उसे प्रधान वाक्य कहते हैं। प्रधान उपवाक्य यद्यपि भी दूसरे वाक्य से जुड़ा रहता है, प्रधान उपवाक्य यद्यपि भी दूसरे वाक्य से जुड़ा रहता है, तथापि अर्थ और भाव में स्वतंत्र होता है। अर्थ और भाव में वो कैसा हो, अपने आप में स्वतंत्र हो, उसे हम प्रधान उपवाक्य कहेंगे। जैसे कि मोहन ने कहा कि मैं आज विद्यालय जाऊंगा। अब मोहन ने कहा कि, ये प्रधान वाक्य है। देखिए ये कैसा है, प्रधान है, क्योंकि इसमें मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय जो है वो सम्मिलित है। और आज विद्यालय जाऊंगा, ये इसके बारे में कहा गया है, मुख्यकर्ता के बारे में, अर्थात जो है ये प्रधान वाक्य है और बाकी जगह से हो जाएंगे आश्रित उपवाक्य रह जाएंगे। अब देखिए इस वाक्य में मोहन ने कहा प्रधान उपवाक्य है। ठीक है ना, ये फिर देखिए आश्रित वाक्य, इसी में स्वतंत्र उपवाक्य को समझ चुके हैं हम, प्रधान वाक्य को समझ रहे हैं और आश्रित वाक्य को समझ रहे हैं। तो जिस उपवाक्य का अर्थ प्रधान उपवाक्य पर आश्रित रहता है उसे आश्रित उपवाक्य कहते हैं। मतलब कि जो भी प्रधान वाक्य है उसके आधार पर ही ये आश्रित वाक्य रहता है, उसे हम क्या कहेंगे, आश्रित कहेंगे। जैसे कि मोहन ने कहा कि मैं आज विद्यालय जाऊंगा, तो मोहन ने कहा कि ये प्रधान है और इसके आधार पर इसके बारे में जो कहा गया आज विद्यालय जाऊंगा, ये अपने आप में क्या हो जाएगा, आश्रित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आश्रित। फिर देखिए मोहन ने कहा कि मैं आज घर जाऊंगा, इस वाक्य में मैं आज विद्यालय जाऊंगा आश्रित वाक्य है। विशेष स्वतंत्र वाक्य संयुक्त वाक्यों में होते हैं, प्रधान वाक्य आश्रित वाक्य मिश्र वाक्य में होते हैं। ध्यान रहे, देखो यहां पर क्या पहचान बताई गई है मैंने आपको, कि ये आप प्रधान वाक्य और आश्रित वाक्य तो यहां पर समझ चुके हैं। और साथ में कहा कि विशेष स्वतंत्र उपवाक्य, स्वतंत्र उपवाक्य हमेशा जो है संयुक्त वाक्य में रहते हैं। किसमें रहते हैं, संयुक्त वाक्य के एग्जाम्पल वो अधिकतम रहते हैं। स्वतंत्र उपवाक्य जो होंगे वो उसमें जाएंगे, और प्रधान उपवाक्य और आश्रित, प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य किसमें जाएंगे, मिश्र वाक्य में। इस तरीके से आश्रित वाक्य और प्रधान वाक्य को हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार से ये भेद निकल कर सामने आ रहे हैं। और यहां पर स्वतंत्र उपवाक्य को संयुक्त वाक्य में रखेंगे और प्रधान वाक्य और आश्रित वाक्य को मिश्र वाक्य में रहेंगे। देख लें इसे, फिर आगे चलते हैं।
अब हम चलते हैं मित्रों आगे कि देखिए, अब हमने स्वतंत्र यहां पर वाक्यों के भेद पढ़ लिए कि किस प्रकार से उपवाक्य के भेद होते हैं, और उपवाक्य के भेद के पश्चात हमने बात की यहां पर तीनों ही प्रकारों को पढ़ने का प्रयास किया। और अब हम बात कर रहे हैं आश्रित उपवाक्य, जो आपने स्वतंत्र, प्रधान और आश्रित वाक्यों के प्रकारों को पढ़ा, उनकी परिभाषा के माध्यम से पुष्ट करने का प्रयास किया। अब हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ आश्रित उपवाक्य के भी कुछ भेद रहते हैं, उनको भी यहां पर समझते हैं कि उनको किस आधार पे, किस परिभाषा के आधार पे और कौन से ऐसे पहचान चिन्ह है जिसके आधार पे इनकी पहचान कर सकते हैं। तो देखिए, आश्रित उपवाक्य के प्रकार मिश्र वाक्यों में प्रयुक्त होने वाले आश्रित उपवाक्य के 3 प्रकार होते हैं, ठीक है ना। उपवाक्य, तो आश्रित उपवाक्य जो है वो मिश्र वाक्य में प्रयुक्त होते हैं, जैसे मैंने बताया आपको यहां पर कि प्रधान और मिश्र जो है वो किसमें रहेंगे, मिश्र में रहेंगे। मिश्र वाक्य के एग्जाम्पल में वो शामिल रहते हैं। अब यहां पर आश्रित उपवाक्य के भेद में सबसे पहला भेद है संज्ञा आश्रित उपवाक्य। तो संज्ञा आश्रित उपवाक्य वाक्य किस प्रकार से होता है, देखिए कि जो प्रधान उपवाक्य की किसी संज्ञा अथवा संज्ञा पदबद्ध के स्थान पर प्रयुक्त हो उसे संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। मतलब कि जो प्रधान उपवाक्य है उसमें किसी संज्ञा अथवा संज्ञा पदबद्ध के स्थान पर प्रयुक्त हो, ठीक है ना। जैसे मेरी इच्छा है कि मैं पढ़ लिख कर हिंदी व्याख्याता बनूं। अब ये है जो मुख्य क्रिया है यहां पर कि मेरी इच्छा है कि, इसकी क्रिया कौन सी है यहां पर, पढ़ लिख कर व्याख्याता बनूं। तो देखिए, आश्रित उपवाक्य में मैं पढ़ लिख कर हिंदी व्याख्याता बनूं, आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया है। अब ये जो आश्रित उपवाक्य है इसका जो प्रधान उपवाक्य कौन सा हो गया, ये है मेरी इच्छा है, ठीक है, का करता है अथवा मैं पढ़ लिख कर हिंदी व्याख्याता बनूं उपवाक्य संज्ञा आश्रित उपवाक्य है, ठीक है ना। मतलब कि ये तो होगी इसकी क्रिया और ये इसका प्रमुख कर्ता हो गया यहां पर मेरी इच्छा, और इसके आधार पर जो उपवाक्य हुआ उसका संज्ञा आश्रित उपवाक्य कौन से बना कि मैं पढ़ लिख कर हिंदी व्याख्याता बनूं। अर्थात यहां पर आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की जो क्रिया है उसका कर्ता है, और उसके आधार पर जो उपवाक्य निकल के सामने आ रहा है वो अपने आप में संज्ञा आश्रित उपवाक्य रहेगा, ठीक है। अब देखिए एक प्रकार और इसका दूसरा कि क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य, ठीक है ना। जिस आश्रित उपवाक्य का प्रयोग क्रिया विशेषण की तरह किया जाता है, अर्थात जो आश्रित वाक्य प्रधान उपवाक्य की विशेषता बताता है उसे क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। देखिए क्या कहा कि जिस आश्रित उपवाक्य का प्रयोग क्रिया विशेषण की तरह किया जाता है, जो क्रिया की विशेषता बताए, क्रिया विशेषण अर्थात जो आश्रित वाक्य प्रधान उपवाक्य की विशेषता बताता हो कि ये आश्रित वाक्य प्रधान उपवाक्य की जो है वो विशेषता है, वो जो है क्रिया विशेषण उपवाक्य कहलाता है। जैसे कि देखिए, जहां जहां हम गए हमारा स्वागत हुआ। आप तो एक काम करें, जो ये पहचान चिन्ह है इसके बेसिस पर ही क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य की जो है विशेषता, इन पहचानों के आधार पर आप जो है इस प्रकार के वाक्यों को पहचान सकते हैं। जैसे कि जैसे जैसे, वैसे वैसे, क्योंकि, इसलिए, जिधर जिधर, ज्यों ही त्यों ही, ठीक है ना। अगर ऐसे चिन्ह आपको देखने को मिलते हैं तो ध्यान रखिए वो क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य कहलाएंगे, ठीक है ना। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए अंधेरा और भी बढ़ता गया, त्यों त्यों अंधेरा बढ़ता गया। तो इस प्रकार की कंडीशन में जब भी आपके सामने वाक्य निकल कर सामने आते हैं और यदि इन में से किसी टाइप्स को आपको पहचानना है कि आश्रित उपवाक्य का कौन सा भेद है वो, तो उन भेदों के बेसिस पे यहां पर आप जो इन प्रकारों को पढ़ सकते हैं। देख रहे हैं, इसे आगे चलते हैं। जहां जहां हम गए हमारा स्वागत हुआ, ठीक है ना। तो जहां जहां है ये क्रिया की विशेषता है और ऐसे क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य कहलाएंगे। देख लें इसे।
अब देखिए एक और कि विशेषण आश्रित उपवाक्य, ये एक तीसरा प्रकार इसका और रहता है, जिसकी पहचान आप जिसने जिसे उस प्रकार से रह सकती है, ठीक है ना, जो जिसने जिसे, ठीक है ना। इसमें क्या होगा कि प्रधान उपवाक्य में संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले वाक्य विशेषण आश्रित उपवाक्य होते हैं। विशेषण आश्रित उपवाक्य, विशेषण आश्रित उपवाक्य होते हैं। जैसे मैंने जो व्यक्ति देखा वो बहुत लंबा था। तो इस तरीके से ये एक विशेषण आश्रित उपवाक्य जो है वो रह जाएगा, विशेषण आश्रित, ठीक है ना। जो जिसने जिसे जिससे इस प्रकार के जो आश्रित वाक्य होंगे तो वो निकल कर सामने यहां पर जो है वो मित्रों आते हैं। या जिसकी, ठीक है ना, मैंने जो घड़ी देखी वह बेशकीमती थी, ठीक है ना। तो ये अपने आप में बेशकीमती इसकी विशेषता होगी, ठीक है। तो ये आश्रित, विशेषण आश्रित हो गया, ये अपने आप में विशेषण आश्रित हो गया, ओके। और ये अपने आप में प्रधान है। इस तरीके से जो प्रधान वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं वो विशेषण आश्रित उपवाक्य कहलाता है। ये तीन प्रकार है यहां पर आश्रित उपवाक्य के, जो हमने पढ़ने का प्रयास किया, संज्ञा के आधार पर और क्रिया विशेषण के आधार पर और विशेषण आश्रित उपवाक्य के आधार पर। देख लें इसे, आगे चलते हैं। यहां पर इसको उपवाक्य पढ़े। इस तरीके से मित्रों यहां पर हमने देखा कि सर्वप्रथम ये रचना की दृष्टि से वाक्य तीनों सरल, संयुक्त और जो है मिश्र वाक्य, इनको हमने पढ़ने का प्रयास किया। संयुक्त वाक्य की जो चार टाइप थे उनको भी हमने पढ़ा। तत्पश्चात हमने बात की मिश्र वाक्य को लेकर, मिश्र वाक्य को भी इसकी प्रकृति, परिभाषा और उदाहरणों के माध्यम से पुष्ट किया। तत्पश्चात हमने बात की प्रधान वाक्य और आश्रित वाक्य को समझने की, उसको भी यहाँ पर उदाहरण और परिभाषा के माध्यम से पुष्ट करने का प्रयास किया। फिर हमने उपवाक्य के भेद पढ़े, जिसमें स्वतंत्र, प्रधान और आश्रित वाक्य को देखा। और तत्पश्चात हमने बात की प्रधान वाक्य, आश्रित वाक्य की, और फिर हमने बात की यहाँ पर आश्रित उपवाक्यों के भी भेद की। तो इस प्रकार मित्रों आज हम वाक्य रचना की बचे हुए जो रिमेनिंग पार्ट सेकेंड में हमने यहाँ पर रचना की दृष्टि से तीनों ही वाक्य, प्रधान उपवाक्य, आश्रित उपवाक्य, स्वतंत्र उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य के भी अंत में तीन भेद पढ़े। उम्मीद है मित्रों कि आज की कक्षा आपके लिए बेहतरीन रही होगी। इनको आप बार बार पढ़ें, इनकी पहचान चिन्हों से
इन वाक्यों में भेद करने की क्षमता जो है यहां पर आप पा सकते हैं यदि आप कंटिन्यू इसका अभ्यास बेहतरीन तरीके से करें। तो लीजिए मित्रों, आज की कक्षा में इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में एक नए बिंदु के साथ। जब तक के लिए नमस्ते, नमस्कार।